अब बात कर लेते हैं आकाश से बरसने वाली आफत की। दरअसल अब से थोड़ी देर में हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां पर दिल्ली की तस्वीर होगी, कई इलाकों में जलभराव आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर सड़कें पानी के बाद पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की एक तस्वीर है, और जहां पर अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गुजरात के नवसारी की आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर भी पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ा है। गुजरात के सूरत की आप तस्वीर देख रहे हैं, जलभराव और जलमग्न सड़कों से यातायात किस तरीके से बाधित है वो भी नजर आ रहा है। गुजरात के ही कच्छ जिले से आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, अंतिम और आखिरी छठी तस्वीर, जहां पर सड़कों पर जलभराव के कारण लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो नीचे वाली आप तस्वीर देख रहे हैं, पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ा है। यहाँ अगर आप सूरत पर आइएगा तो सूरत में गुजरात की 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, नीचे आप देख रहे हैं। इससे ऊपर आप दिल्ली की तस्वीर देखिए, आज सुबह सवेरे ही बड़ी तेज बारिश हुई है, और भारी बारिश के बाद जो यातायात है पूरी तरीके से ठप है। सुबह दफ्तर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा सोमवार का दिन, और जब सुबह अपने घरों से लोग निकले दफ्तर के लिए, और यहाँ पर कई घंटों तक जाम का सामना करना पड़ा, ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, और जो गाड़ियाँ थी उनकी रफ्तार रुक गई। यूपी के मुरादाबाद की तस्वीर, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो देखिए, ये हमने आपको 6 अलग अलग तस्वीरें भी दिखाई हैं, जहां पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीर थी। दिल्ली एनसीआर में भी सुबह सवेरे भारी बारिश आज हुई है, और ट्रैफिक की अव्यवस्था या फिर वाटर लॉगिंग की अव्यवस्था जो है उससे लोगों को दो चार होना पड़ा। हिमाचल में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं, और यहाँ पर बाढ़, बारिश और बादल फटने के बाद और भी ज्यादा बदतर हालात हो गए हैं। शिमला से मेरे सहयोगी जीवन कुमार मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिमला के बारे में वो जानकारी देंगे, क्योंकि शिमला में हम बेहद ही चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक तस्वीरें भी लगातार आप तक हम साझा कर रहे हैं, और लगातार मेरे सहयोगी जो हैं वो वहां से अपडेट भी दे रहे हैं। जीवन, जरा बताइएगा आपकी वहां पर फिलहाल किस तरह के हालात हैं। हालांकि मैं देख रही हूं कि ना आपके हाथ में छाता है ना बारिश है, तो यानी कि आज धूप खिल रही है, आज मौसम खिला खिला है। जी निशा, आज जो आईएमडी के वादे थे और दावे थे झूठ होते नजर आ रहे हैं। आज धूप खिली है। लगभग 3-4 जिलों की मैं अगर बात करूं, कांगड़ा, उन्ना, हमीरपुर और बिलासपुर, इन जिलों में ज्यादातर आज धूप खिली है। और जैसे कहा गया था कि येलो अलर्ट जारी था बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू और कांगड़ा के लिए, वो आज वो नहीं होता नजर आ रहा है, और ये बड़ी ही राहत की बात है हिमाचल के लिए खासकर। बिल्कुल। तो क्या मौसम विभाग ने आने वाले समय के लिए भी कुछ राहत भरी खबर लोगों को दी है क्या, कि ऐसा ही मौसम रहेगा, फिलहाल चिंता की बात नहीं है? नहीं, देखिए 9 जुलाई तक मौसम विभाग ने चिताया है कि भारी से भारी बारिश हिमाचल में होगी। और जैसा मैंने कहा था, ये जो येलो अलर्ट वाले जिले हैं 6 और 8 जिले, मैं कहूंगा कि चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, ये जो जिले हैं इनमें भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है आईएमडी द्वारा। सरकार ने चिताया है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें और उन स्थानों पर ना जाएं जहां पर ये संभावित है कि वहां पर कोई लैंडस्लाइड हो, क्लाउड बर्स्ट हो। इस तरह से सरकार ने हिदायत जारी की है। जी मनीषा। अच्छा, जहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा था या फिर हवाई सर्वेक्षण का काम चल रहा था, क्या वहां पर काम पूरा हुआ है? लोगों को विस्थापित किया गया था, उसकी भी जानकारी आपने दी थी। फिलहाल क्या स्थिति है प्रशासनिक राहत बिल्कुल की? जी मनीषा, आपने कहा कि राहत और बचाव कार्य की अगर आपने बात की तो वो वैसे का वैसा ही चला हुआ है। स्टिल ये माने कि लोगों को जो उनका विस्थापन है वो जरूर किया जा रहा है, कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन राहत यहाँ बिल्कुल नहीं है कि जो 34 लोग मिस हुए हैं, जो लापता हुए हैं, वो नहीं मिल पाए हैं। और जो बहुत सारी मैं ये कहूंगा कि उनकी जो जमीनें थी वो बह गई हैं, घर बह गए हैं, उनका जो पुनर्विस्थापन है वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन सरकार आज मीटिंग कर रही है, आपदा प्रबंधन की मीटिंग आज शिमला में चल रही है, और सभी सचिव उस बैठक में बैठे हैं और मुख्यमंत्री अध्यक्षता कर रहे हैं कि कैसे इन लोगों को बसाया जाए, और जिन लोगों के घर नहीं है उनको घर कहाँ दिए जाएंगे, उनके पास जमीन नहीं है तो जमीन उनको उपलब्ध करवाई जाए। आज सरकार चिंतन कर रही है इसके लिए मनीषा।
ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। में एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन इतने में अपनी जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं। उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। दरअसल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने की जानकारी है। खतरे के निशान के करीब अभी जलस्तर पहुंच चुका है, वाटर लेवल पहुंच चुका है। छोटे मंदिर और भगवान शिव की मूर्ति पूरी तरीके से डूब चुकी है, जलमग्न हो चुकी है। मौसम विभाग ने अब अलर्ट भी जारी कर दिया है। 5 जिले ऐसे हैं, 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। कौन से हैं वो जिले, वो भी आपको बता देते हैं। उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर में अलर्ट है। इसके अलावा देहरादून और रुद्रप्रयाग जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। तो उत्तराखंड में भी बड़े ही चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण हालात बने हुए हैं। लगातार यहां पर बारिश हो रही है अलग अलग जिलों में। फिलहाल मौसम विभाग जो है वो चेतावनी लोगों के लिए जारी कर रहा है। हिमांशु अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। हिमांशु, जरा बताइएगा आने वाले कितने समय के लिए लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की यहाँ पर जरूरत होगी, और फिलहाल जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आता है उत्तराखंड में भी, तो यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं दी जा रही है लोगों को, किस तरीके से राहत का कार्य वहां पर चल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो है जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग की अगर बात कर ली जाए तो मौसम विभाग ने जो है 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है। यानी कि कुमाऊं मंडल के कुमाऊं मंडल का 1 जिला और गढ़वाल मंडल के 4 जिले हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो आपदा राहत शेल्टर जो है आपदा प्रबंधन विभाग ने बनाए हैं कि किसी भी त्वरित स्थिति से निपटने के लिए जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके। इसके साथ ही साथ क्योंकि पहाड़ों में लगातार भूधसाव हो रहा है, आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी कहना है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो मौसम विभाग को देखते हुए जो भी आपदा से संबंधित बचाव एवं राहत कार्य हैं उनको कर रहे हैं। क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री ने जो है उत्तरकाशी का हवाई सर्वेक्षण किया था और इस दौरान उन्होंने भी खुद से ये देखा कि 2 जगह जो है यमुनोत्री नेशनल हाईवे पूरी तरीके से धंस चुका है और एक जगह पे जो है वैली ब्रिज बनाने की कवायद चल रही है, जो तकरीबन 1 से 2 दिन के बीच में जो है वैली ब्रिज बन जाएगा। क्योंकि यमुनोत्री नेशनल हाईवे की बात कर दी जाए तो तकरीबन 10 दिन के आसपास हो चुके हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अभी तक नहीं खुला है। वहीं प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में अभी भी 30 से अधिक जो है सड़कें बाधित हैं और ज्यादातर जो है ग्रामीण अंचल की जो सड़कें हैं वो बंद हैं। जी, और किस तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक अमले की तैनाती है, क्योंकि जानकारी आप लगातार हमारे दर्शकों तक साझा ही कर रहे हैं, मैं उस पर भी रुख करूंगी। जीवन का मैं रुख कर लेती हूँ। जीवन, मेरे सहयोगी लगातार हिमाचल के शिमला से बने हुए हैं। हिमाचल की अगर हम मंडी की बात करते हैं तो बीते दिनों कंगना रनौत चूंकि यहाँ से सांसद हैं और यहाँ पर जयराम ठाकुर के साथ वो निरीक्षण करते हुए भी नजर आई थी। निश्चित तौर पर क्या फिलहाल यहाँ पर क्या केवल दौरा भर रहा या किसी प्रकार की कोई मदद की बात भी कंगना रनौत की ओर से यहाँ पर की गई? जीवन जी मनीषा, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है। जिस तरह से मेरा काम है आपकी जो सूचना है वो सेंटर तक पहुंचाना, तो लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं मंडी के लोग। उन्होंने ये सोचा था कि कोई भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, कुछ बड़ी राहत हिमाचल के लिए आएगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सरकार, जो प्रदेश सरकार है, वो गाहे बगाहे यूं कहूंगा कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है। चाहे वो लोगों को वहां से निकालने का काम हो, शिफ्ट करने का काम हो, उन्हें खाना खिलाने का काम हो, या फिर हवाई सर्वेक्षण से जो पता चल सके कि कहीं कोई आपदा नहीं आई है, उसके लिए सरकार पूरी तरह से दुरुस्त और चुस्ती से काम कर रही है। मनीषा, क्या एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम या फिर तमाम जो आईटीबीपी की टीम है उनको जगह जगह पर तैनात किया गया है? हालांकि इससे पहले जब क्लाउड बर्स्ट की जानकारी थी या फिर बादल फटने की जानकारी थी तो उस दरमियान तो हमने देखा था कि पूरी तैनाती है। बिल्कुल मनीषा, सही कहा आपने। बहुत सारा जो बंदोबस्त है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से भी किया जा रहा है। अमित शाह जैसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह सुक्खू ने बात की सेंटर से कि इस तरह से हिमाचल की स्थिति बनी हुई है, वहां से भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हिमाचल के लिए शिफ्ट की गई हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अतिरिक्त टीमें काम कर रही हैं हिमाचल में, और ऐसे स्थानों पर भी टीमें पहुंचाई गई हैं जो संभावित क्षेत्र है आपदा के लिए। मनीषा, लेकिन जीवन, ये लोगों के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है जब पूरी तरीके से जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, पूरी घर गृहस्थी पूरा बह जाए या ढह जाए, तो निश्चित तौर पर ये प्रशासनिक तौर पर तो एक बड़ी चुनौती है, प्रशासनिक अमले के लिए, सरकारों के लिए भी, टीमों के लिए भी, लेकिन उससे बड़ी चुनौती है हिमाचल वासियों के लिए, जिन्हें फिर वापस थोड़ा समय लगेगा सामान्य पटरी पर आने पर। मनीषा, बहुत दुखद है ये कहना मेरे लिए भी कि 20 से 30 फीट का जो कीचड़ है, मलबा है,
वो दिखा है उस क्षेत्र में, तो सोचिए अगर वो घर में कोई परिवार रह रहा है या उस वक्त रह रहा था तो क्या हाल हुआ होगा। एक बार इंसिडेंट में वहां से सुनाना चाहूंगा। किसी एक आदमी ने अपने घर बनाने के लिए 30 लाख रुपए रखे थे, ऐसा एक समाचार है, लेकिन वो पैसे बह गए, इस जलजले में बह गए। तो आज भी वो शख्स वहां पे उन पैसों को ढूंढता हुआ नजर आता है। बहुत दुखद तस्वीरें हैं। एक 9 से 10 साल की बच्ची है, एक साल की बच्ची है जो अपने माँ बाप से बिछड़ गई है, जिसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। तो बहुत सारी तकलीफें मंडी में हैं। आज प्रदेश पूरा गमगीन है इन सभी बातों को लेकर। और सबसे बड़ी बात की हिमाचल के लोग, सरकार के अलावा हिमाचल के लोग, इवन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किट्स भेजी हैं खाने की, राशन की यहाँ के लिए, लेकिन और जो टीमें हैं प्रदेश से, जो स्वयंसेवक समूह है, वो वहां पे जा रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी मनीषा। बिल्कुल ठीक है, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। जीवन मैं रुक करूंगी आपका, आप रहिएगा हमारे साथ। हिमांशु मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं उत्तराखंड से। हिमांशु जरा यहाँ पर बताइएगा फिलहाल कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, क्योंकि इससे बीते दिनों हमने देखा था कि हवाई सर्वेक्षण करते हुए और निरीक्षण करते हुए उन तमाम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का या बारिश प्रभावित क्षेत्रों का सीएम धामी नजर आए थे। देखिए, निश्चित रूप से आपदा एवं बचाव राहत कार्यों की अगर बात कर ली जाए तो एसडीआरएफ की टीम जगह जगह तैनात की गई है, एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई है और आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर कहीं पर कोई बड़ी घटना घटती है तो ऐसे में जो है आपदा राहत शेल्टर बनाए गए हैं ताकि सुरक्षित स्थानों पर जो है जो भी जनमानस को हानि होती है उन्हें ले जाया जाए और साथ ही साथ जहां पर भी आपदा जैसी स्थिति आती है तो वहां पर त्वरित जो क्यूआरटी है, क्विक रिस्पॉन्स टाइम, उसको कम किया जा सके। उत्तराखंड में इस वक्त क्विक रिस्पॉन्स टाइम की अगर बात कर ली जाए तो पहले आधे घंटे से ऊपर का समय लगता था, लेकिन अब 12 मिनट में जो है क्यूआरटी टीमें पहुंच जाती है। तो ऐसे में तकरीबन हर जिले में टीमें बनाई गई हैं, उसके बाद उनको सब टीमों में बांटा गया है। अगर हरिद्वार की जिस तरीके से गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे उसकी बात करें तो वहां पर तकरीबन 6 जो है एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और सब टीमें अलग से बनाई गई हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तैयारी के साथ जो है आपदा प्रबंधन विभाग जो है राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा हुआ और जहां पर भी लैंडस्लाइड जैसी परिस्थितियां आ रही हैं तो वहां पर तुरंत जो है सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। जहां पर श्रद्धालुओं को आपदा प्रबंधन विभाग को लगता है कि श्रद्धालु इससे आगे नहीं जाने चाहिए तो उन्हें आगे न भेजकर जो है सुरक्षित स्थानों पर उन्हें रुकाया जा रहा है। जी ठीक है हिमांशु, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर चारधाम यात्रा भी चल रही है। हमने बीच में देखा था कि कई ऐसे मार्गों पर भूस्खलन के बाद, मलबा आने के बाद उन मार्गों को रोक दिया गया था और यहाँ पर फंसे हुए लोगों के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन क्या अब सभी मार्ग खुल चुके हैं, पूरी तरीके से रास्ता साफ हो चुका है ताकि चारधाम यात्रा फिर से सुचारू हो चुकी है? जी, पहले की अगर बात कर ली जाए तो जब मानसून उत्तराखंड में दस्तक दी थी तो उस दौरान प्रदेश में 200 से अधिक सड़कें बंद थी और फिर रविवार की अगर बात कर ली जाए तो रविवार को 100 से अधिक सड़कें बंद थी। लेकिन आज की अगर बात कर ली जाए तो आज तकरीबन जो है अब 30 के आसपास जो सड़कें हैं वो बंद हैं और इनमें ज्यादातर जो सड़कें बंद हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली सड़कें, सिवाय एक नेशनल हाईवे को छोड़कर, क्योंकि जगह जगह हाईवे जो है बाधित हो रहे हैं, सड़कें बाधित हो रही हैं। लेकिन नेशनल हाईवे पर अगर बात कर ली जाए तो नेशनल हाईवे पर जहां पर भी लैंडस्लाइड जैसी परिस्थितियां हैं, जहां पर भी लगता है कि भूधसाव की स्थिति है तो वहां पर एसडीआरएफ की टीमें जो है पहले से ही तैनात कर दी गई है, जो लोगों को पैदल ही आवाजाही के लिए सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ डीडीआरएफ की टीम यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो जिला प्रशासन की टीम है वो भी वहां पर तैनात की गई है। रही बात अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली सड़कों की तो पीडब्ल्यूडी, पीएमजेएसवाई की जो सड़कें हैं, आरएलडब्ल्यू की जो भी सड़कें हैं उनको खोलने का कार्य किया जा रहा है ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो कट ना पाए। ऐसी स्थिति एक गांव की अगर हम बात कर ली जाए तो एक गांव में ऐसी स्थिति है, चमोली जिले का दूरस्थ क्षेत्र का गांव है, वहां पर पिछले 10 दिनों से जो है सड़क मार्ग से संपर्क कटा हुआ है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि गांव में जो है खाद्यान्न सामग्री की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो बीमारियां हैं, दुश्वारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं क्योंकि गांव में गर्भवती महिलाएं हैं। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन की टीम है उस गांव तक रास्ता बनाने में जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द वहां पर पहुंचा जा सके और वहां पर बचाव एवं राहत कार्य किए जा सके। जी बिल्कुल, और जीवन भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जीवन भी हमारे साथ बने हुए थे और उन्होंने भी हिमाचल को लेकर जानकारी दी थी। हिमांशु, यहाँ पर अगर हम रिहायशी इलाकों की बात करते हैं या शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ तो फिर भी सुविधाएं जो है वो लोगों तक पहुँच जाती हैं। ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं तो वो कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरीके से उनका संपर्क जो है वो टूट चुका है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चुनौती है लोगों के लिए भी, ग्रामीण वासियों के लिए भी। क्या सरकारें वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं? टीमों को वहां पर भी पहुंचाया जा रहा है कि आप जाइए, वहां पर निरीक्षण कीजिए, जायजा लीजिए,
किस तरीके से वहां पर लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? सकता है कि जहां पर भी इस वक्त आपदा जैसी परिस्थितियां हैं दूरस्थ क्षेत्रों में, तो वहां पर जो है एसडीएम को भेजा जा रहा है, जहां पर डीएम खुद जा सकते हैं। डीएम के द्वारा वहां पर निरीक्षण किया जा रहा है किन चीजों की कमी वहां पर है, किन संसाधनों की कमी जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के सामने चुनौतियां बन सकती है कि इन संसाधनों की वजह से जो है वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो ऐसे संसाधनों को भी एकत्रित किया जा रहा है। और क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री इस चीज की समीक्षा बैठक करते हैं और उन्होंने पहले से ही दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार की आपदा और बचाव राहत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर उत्तराखंड के लिहाज से हम बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में हमेशा जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत ही अलग रही हैं। चाहे गर्मियों की बात करें तो वनाग्नि जैसी घटनाएं झेलता है, सर्दियों की बात करें तो हिमस्खलन जैसी घटनाएं उत्तराखंड झेलता है, और इसके साथ ही साथ अगर मानसून की बात करें तो भूस्खलन जैसी समस्याएं उत्तराखंड बिजली कटौती को लेकर भी दिक्कत है वहां पर? बिजली कटौती का भी सामना लोग कर रहे हैं क्या? नहीं, बिजली कटौती जैसी समस्याएं उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन सड़क मार्ग जैसी समस्या जो दूरस्थ इलाकों में सड़कें जाती हैं, नेशनल हाईवे से लगती हुई पीडब्ल्यूडी की अगर बात कर लें, पीएमजेएसवाई की बात कर लें, या जो डिस्ट्रिक्ट हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, वो जरूर कटे हुए हैं। तो ऐसे में बिजली की चुनौती तो उत्तराखंड वासियों के सामने इतनी नहीं है। हालांकि 1-2 घंटे की बिजली कटौती जरूर हो सकती है, क्योंकि अगर कहीं पर भूस्खलन आ गया और किसी पोल को नुकसान पहुंचता है विद्युत विभाग के, तो हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में जो है बिजली की चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन हालांकि ये परिस्थितियां अभी नहीं है। अच्छा, छोटे बच्चों की अगर हम स्कूलों की बात करते हैं या फिर उनकी छुट्टियों की बात करते हैं, तो क्या वहां पर स्कूलों को फिलहाल बंद किया गया है? क्या वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है? जो दफ्तर आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ इस तरह की रियायत भी है क्या? अगर आज की बात करें तो आज कहीं पर भी रियायत नहीं दी गई है, और साफ तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग को जब भी लगता है कि स्थिति कुछ हट के हो सकती है तो ऐसे में वो अपनी ओर से पहले ही चेतावनी जारी करता है। और किसी विशेष जिले के लिए अगर चेतावनी जारी की जाती है तो वहां का जिला प्रशासन या जिलाधिकारी की बात कर ली जाए तो वो जो है छुट्टी दे सकता है। लेकिन परिस्थितियां यही है कि जब तेज बारिश हो या भारी बारिश हो, जब ऐसी परिस्थितियां बने कि भूस्खलन जैसी स्थिति सामने हो, वहीं क्योंकि चमोली की हम बात कर रहे हैं, टिहरी की बात कर रहे हैं, रुद्रप्रयाग की हम बात कर रहे हैं, ये वो पर्वतीय क्षेत्र है जो शहरों से हटकर है, यानी कि वहां पर जो शहर हैं वो भी कस्बों में तब्दील कहा जा सकता है कि कस्बे और कोई बड़े इलाके नहीं है। ऐसे में जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है वो जिला प्रशासन की होती है। शहरों की अगर हम बात कर रहे हैं तो शहरों में आपदा प्रबंधन विभाग अपनी पूरी कमर कस लेता है। चाहे हरिद्वार की बात करें, मैदानी क्षेत्र की, जीवन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। जीवन, यहाँ पर क्योंकि हमने देखा था कि कई गाँव ऐसे हैं जिनका पूरी तरीके से शहरों से संपर्क टूट चुका था, फिलहाल यहाँ पर क्या स्थिति है? वो गांव जहां पर संपर्क टूटे हुए थे, क्या वहां तक भी रियायत पहुंचाने का काम प्रशासनिक तौर पर हो रहा है? सरकारें वहां तक भी पहुंच रही है क्या? आला अधिकारी वहां तक भी पहुंच रहे हैं क्या? जी मनीषा, सिर्फ पैदल रास्ता है जो आपदा प्रभावित या यूं कहूं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ पैदल रास्ता है। आप ऑन फुट वहां पर जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो सरकार ने करी है वो ये है कि घोड़े और खच्चर सरकार ने हायर किए हैं। जिन लोगों के पास घोड़े खच्चर थे उन्हें हायर किया गया है, नेपाली लेबर्स को हायर किया गया है, और वहां तक राहत सामग्री जो है वो पहुंचाई जा रही है घोड़े खच्चरों के द्वारा। वहां तक पहुंचना अभी नामुमकिन है, गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ एक इलाके हैं जहां तक गाड़ी ले जाई जा सकती है, हालांकि वो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात की जो आपदा प्रभावित गंभीर इलाके हैं वहां तक अभी तक कोई भी पहुंचने का रास्ता अभी तक नहीं बन पाया। जी मनीषा। अच्छा जीवन, क्या क्योंकि सामान्य तौर पर जब हम ऐसी परिस्थितियां देखते हैं जो प्रशासनिक तौर पर भी और सरकारी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर लोगों के लिए भी बड़ी चुनौतियां लेकर आती हैं, तो वहां पर बिजली कटौती हो या फिर रोड का पूरी तरीके से संपर्क टूट जाना हो, गाँव का संपर्क टूट जाना हो, क्या यहाँ पर बिजली कटौती को लेकर भी लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं या फिलहाल उसको लेकर कहीं ना कहीं राहत है लोगों को? जी मनीषा, कहीं ना कहीं राहत। बड़ी खबर ये है कि इन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्टिविटी है उससे जोड़ा जा रहा है, और लोगों को सबसे बड़ी जो समस्या बिजली की आ रही थी, रात को अंधेरे में इनकी रात गुजर रही थी, वहां अब इन लोगों को धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है जिंदगी। इनको खाना पहुंचाया जा रहा है, शिविरों में पहुंचाया रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, और खाना जो सबसे बड़ी जरूरत थी अब इन लोगों को पहुंचाया जा रहा है, और इनके खाने और रहने का पूरी तरह से प्रबंध किया गया है। लेकिन रही बात जो पेयजल है, अभी बोतल से पेयजल दिया जा रहा है, क्योंकि जो सोर्सेज थे, पानी के सोर्सेज थे, यहाँ ज्यादातर सोर्सेज पहाड़ों के होते हैं, कोई नलों पे ज्यादा आश्रित नहीं रहते हैं यहाँ के लोग।
लेकिन बोतल से जो पानी सरकार है वो पहुंचा रही है, खाना भी इनको दिया जा रहा है, राशन जैसे आपने सोचा कि दालें चावल और ये बनाने के लिए जगह दी जा रही है, और किराया दिया जा रहा है मकान का। अगर ये कहीं इनको आश्रय मिलता है तो ये वहां पे अपना खाना बना रहे हैं। अगर नहीं बनता, जो राहत शिविर यहाँ पे 5 लगाए गए हैं, वहाँ बहुत सारे लोग स्टे किए हुए हैं और वहाँ इनको खाना बनाने के लिए लोगों की सेवाएं ली जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका जीवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड से मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़े थे। हिमांशु, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।